चलो आ गया आगे सवाल है। 16th ना, चलो कर दे 16th। क्या बोल रहा था? The graph gives a magnitude Vt of a uniform magnetic field that exists throughout a conducting loop perpendicular to the plane of the loop। ठीक है। रैंक द 5 रीजन्स बोला है, तुम्हें रैंकिंग देना है। तो रैंक द 5 रीजन्स ऑफ द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ओके, अभी एक ग्राफ है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुम्हें रैंकिंग देना है। मतलब रैंकिंग तो तुम लोग देखो कैसे दोगे, स्लोप ही निकालना पड़ेगा। और तो कैसे रैंकिंग दोगे, है ना? दैट्स द ओनली ऑप्शन लेफ्ट ना। एक एक ही सेकंड, ये बंद हो गया। एक सेकंड ना, अभी खुलने में टाइम लगता है। तुम लोग सॉल्व करो तब तक, ये ओपन हो मेरा तब तक। वो रैंक देना था, कुछ तो ग्राफ था, ठीक है। उसका रैंकिंग देना है। स्लोप निकालो, स्लोप निकालोगे, वो अप्रोच करो। स्लोप स्लोप निकालो, श्रोत स्लोप निकल, आ जाएगा आंसर। मेन है इसमें स्लोप निकालना। हम्म, स्लोप निकालो। जिसका 16th हो जाएगा 17th करो। 16th ना, एक सेकंड। हाँ चलो, कर दे। तो तुम्हें इसके अंदर निकालना है स्लोप, ठीक है। तो देखो, रेट ऑफ चेंज तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, जहां पर तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा उस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, स्लोप ए बी, देखो स्लोप ए बी इज ग्रेटर देन स्लोप सी डी, बराबर। एंड ठीक है, स्लोप ए बी इज ग्रेटर देन स्लोप सी डी। और जो भी स्लोप जो रीजन में ज्यादा आ रहा है ना, तो देखो इधर ना तुम्हें ऑप्शन बी आएगा। बी इज ग्रेटर देन, कलर चेंज करता है, ऑप्शन बी आएगा। बी इज ग्रेटर देन d इक्वल्स टू ई एंड इट इज ग्रेटर देन a इक्वल्स टू सी। हाँ हाँ, बताता हूँ। देखो इधर सबसे पहले क्या है, ई का फॉर्मूला होता है तुम्हारा डी फाइव बाई डी, बराबर। डी फाइव बाई डी टी इधर आना चाहिए तुम्हारा, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ बी ए विच इज नथिंग बट ए डी बी बाई डी टी। एंड दिस डी बी बाई डी टी मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ई इज प्रोपोर्शनल टू डी बी बाई डी टी, बराबर। डी बी बाई डी टी मतलब क्या हो गया इन दिस केस, डी बी बाई डी टी इज नथिंग बट योर स्लोप। ओके, बीटी ग्राफ का स्लोप। तो देखो अभी इधर ये ग्राफ में तुम्हारे तुम्हें क्या इधर मिल रहा है, जो ए बी का तुम्हारा स्लोप है ना, ए बी का स्लोप, इट इज ग्रेटर, स्लोप ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सी डी। कोई बात नहीं, ठीक है। सेम सेम 16th वाला ही चल रहा है, ठीक है। एंड स्लोप तुम्हारा फर्स्ट रीजन का स्लोप देखो, जो ए रीजन जो तुम्हें बोला है, ठीक है, जो ए रीजन का स्लोप है और सी रीजन का स्लोप है। सो इन शॉर्ट तुम्हारा बी तुम्हारा सेम है ना उधर ए और सी में। ए और सी का स्लोप देखो, स्लोप इन ए इक्वल स्लोप इन सी, और डी और ई का स्लोप देखो, स्लोप इन डी एंड स्लोप इन ई। अगर टेक्निकली अगर देखने जाएंगे तो हमें उसे उसमें थोड़ा लॉजिक तो यही लगाना पड़ेगा कि वो दोनों तुम्हारा स्लोप एक ही वो स्लोप है, यूनिफॉर्मली वो नीचे आ रहा है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए रीजन इज इक्वल्स टू सी रीजन, बराबर। बी तुम्हारा यूनिफॉर्म है वहां पर, सो इधर बी यूनिफॉर्म है ए और सी में। और दूसरा
तुम्हारा डी और ई, डी में और ई में उधर तुम्हारा स्लोप सेम आएगा, राइट। तो अगर 2 पॉइंट लेकर तुम लोग उसका वैल्यू निकालोगे तो डी और ई में तुम्हारा स्लोप सेम आएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि बी, जो बी वाला पार्ट है वो स्लोप इंक्रीजिंग नेचर में है, तो इसके लिए बी रीजन, अरे वो थोड़ा अजम्पशन करना पड़ेगा। देख, ए और सी का तो तुझे दिख रहा है जियान, ए और सी का तो यूनिफॉर्म है, बी इज यूनिफॉर्म, राइट। तो उधर तो तुझे दिखाई दे रहा है देयर इज नो चेंज, चेंज निकालना, ए का चेंज और बी का चेंज, देयर इज नो चेंज इन ए एंड नो चेंज इन बी, बी इज यूनिफॉर्म, बी इज यूनिफॉर्म मतलब ये क्या हो गया, ये जीरो ही हो गया ना, समझा, ये जीरो ही हो गया। और इधर मैं ऐसा बोल रहा हूँ डी और ई इज इन डिक्रीजिंग नेचर, तो तेरा बी डी और ई में कैसा आ रहा है, तेरा डिक्रीजिंग नेचर आ रहा है डी और ई रीजन में। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंक्रीजिंग नेचर तेरा बी रीजन में ही है, तो इसके लिए बी रीजन इन इंक्रीजिंग नेचर, फिर डी और ई डिक्रीजिंग नेचर, और फिर ए और सी ये जीरो हो गया, समझा। मतलब इक्वल मतलब उसका नेचर डिक्रीजिंग है वैसे। अब समझा जियान, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ तुम्हें डीवी बाई डी टी का स्लोप निकालना था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना था। लॉजिक था, मतलब इसमें ऐसे कुछ मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है ये, ठीक है। चलो, वेरी गुड गाइस। 17th वाला देखो, देखो इधर बोल ही दिया है सोलिनॉइड, तो तुम लोग आंख बंद करके सोलिनॉइड का फॉर्मूला लगा दो। तुम्हें लेंथ दिया है, रेजिस्ट आर दिया है, तुम्हें सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, और बैटरी का वोल्टेज दिया है, स्टेडी स्टेट करंट एंड द सोलिनॉइड इन एम्पियर विल बी, करंट तुम्हें निकालना है। 17th वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा मेहनत नहीं है 17th वाले में। सी, इधर क्या है, डायरेक्टली तुम लोग कर दो ना, E इक्वल्स टू आई आर, आई विल बी ई अपॉन आर, और बोल ही रहे वो लोग के स्टेडी स्टेट करंट है डी, किसका डी जैन, 17th का कि 16th का, नहीं नहीं नहीं, सबसे कम तो जीरो होगा ना दोस्त जैन, ए और सी जीरो है, तो ऑप्शन तेरा आएगा, डी नहीं आएगा, ए आएगा, ए, नहीं नहीं नहीं, बी आएगा, बी। ए, ए और बी ऑप्शन सेम है क्या, ए और बी ऑप्शन सेम है, हाँ, ए और बी ऑप्शन सेम टाइप हो गया, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, उसमें एक उल्टा है, सॉरी सॉरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी, बी सॉरी, ठीक है। 17th वाला करो। अच्छा, उसने बोला ही है यूनिफॉर्म स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट मतलब डीसी हो गया, सो आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, राइट, तो ई इक्वल्स टू आई आर कर दो, अच्छा आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर कर दो, हो गया, तो 10/10 विच इज 1 एम्पियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्या बोल रहे हैं, horizontal straight wire 20 centimeter long extending from east to west is falling with a speed of 0.25 meter per second at right angle to the horizontal component of the earth's magnetic field। मतलब इन शॉर्ट ये एक वायर है, 18th वाला कर रहा हूँ, वो नीचे गिर रहा है और अपना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अपना अर्थ मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर बाहर ऐसा हो रहा है, ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, मतलब इमोशनल ईएमएफ होगा, तो इसके अंदर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है, तो E इक्वल्स टू बी एल वी, ए की फॉर्मूला जाता है इधर, सो E इक्वल्स टू बी एल वी, सब कुछ गिवन में सॉल्व कर दो, हो गया तुम्हारा काम, 10⁻⁴ इंटू 20 इंटू 5, ठीक है, हो गया तुम्हारा काम। सो 3 2 6, 6 5 30, E इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ठीक है, सो ऑप्शन बी आ रहा है, आ गया बी, ठीक है। 19th वाला करो, क्या बोल रहा है 19th वाला, if the coefficient of mutual induction of the primary and the secondary coil of an induction coil is 5 Henry and the current of 10 ampere is cut off in 5 into 10⁻⁴ second, the EMF induced in the secondary coil will be how much। चलो, so 19th का EMF induced in the secondary coil निकालना है, so E equals to minus d phi by dt, मतलब E equals to minus m dip by dt, वो फॉर्मूला हो जाएगा, तो पुटअप कर दो, क्या क्या गिवन में दिया है तुम्हें, डी आई बाई डी टी, आई भी है, एम भी है और डी टी भी है,
ठीक है, तो पुट अप कर दो। 19th वाला इजी क्वेश्चन है। सो 19th वाले में क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाय डी टी। E निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो 5 × 10 अपॉन 5 × 10 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सो E आ गया 10⁵। ठीक है, चलो फिर चलो 20th का देखो। इन द सर्किट शोन द K key is closed at t equals to 0, the current in the battery, क्या, ओके, द करंट थ्रू द बैटरी। ओके, ये बैटरी के थ्रू कितना करंट जाएगा, मतलब वी के थ्रू कितना करंट जाएगा, वो तुम्हें इधर देखना है क्वेश्चन नंबर 20th में। ठीक है, सो करंट तो आई इज नथिंग बट वी अपॉन आर, वही होगा, और तो कुछ होगा नहीं, बराबर ना। और दूसरा तो क्या है इधर, कितना है आर, देखो यही करना पड़ेगा 20th में। आई इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना। कितना आ रहा है, बीच में क्या है, कॉइल। अच्छा, ये दोनों भी, ये क्या है, आर तुम्हारा पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट, तो आर ई कैसे निकाल दोगे, R1 × R2 द होल अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे निकाल पाओगे। तो इसको इस पे रिप्लेस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, V अपॉन R1 R2 इंटू R1 प्लस R2, बराबर। तो ये आ रहा है, कुछ आ रहा है ना आंसर 20th का। ठीक है, 20th का सी आ रहा है। ठीक है, सो करंट नहीं, इन्फिनिटी पे ही आएगा। ये टाइम एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा टाइम होने के बाद आएगा ये। बाकी बी नहीं आएगा, बी और ए तो चला ही गया ऑप्शन से, डी भी चला गया। हाँ, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे की तुम्हारा क्लोज ओपन रहेगा ना, ओपन रहेगा तो तुम्हारा जो भी पोटेंशियल कुछ भी नहीं रहेगा उस टाइम पे, राइट। तो सीरीज में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पूछना कुमन। हाँ, तो यही आएगा, ऑप्शन सी ही बचा, कि ऑप्शन सी ही जा रहा है, सिंपल लॉजिक। टाइम एट इन्फिनिटी में तुझे वो ढूंढना है कि तेरा करंट कितना जा रहा है। टाइम एट इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो करंट कितना मिलेगा तुझे, वो जो के की वाला जो है ना बी, उधर तुझे करंट कितना मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। और कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं। मतलब अभी समझो कि मैंने 15 सेकंड तक टाइम रखा, तो 15 सेकंड की जगह वैसे नहीं बोला उन्होंने कि इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक मैंने टाइम को रखा है, और की को मैंने क्लोज करके बहुत सारा टाइम हो गया, वैसा। तो यही आएगा, तुम्हें सिर्फ रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल जो आर इक्विवेलेंट निकालना है वो निकाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये थोड़ा फैंसी किया, क्वेश्चन इजी था, कुछ था नहीं इसके अंदर। चलो, वापस क्या है तुम्हारा, ट्रांसफॉर्मर है ना। एंड ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस 220 वोल्ट to 11 volt. The primary draws a current of 5 ampere. Answer is B. B ना, C. Answer is C. C. C ऑप्शन नहीं जा रहा है, और कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो इधर 21 में क्या बोल रहा है वो, 21 में बोल रहा है ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। ठीक है, मतलब तुम्हें दो मिल गया, ESEP मिल गया। ठीक है, एंड द प्राइमरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। प्राइमरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 मतलब IP दे दिया, एंड सेकेंडरी 10। सो एफिशिएंसी निकालना है। सो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही कर सकते हो। सो तुम लोग क्या कर सकते हो, एफिशिएंसी इज नथिंग बट पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100% में इसके लिए। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 11 इंटू 90 द होल अपॉन कितना है, 220 इंटू 5 इंटू 100, 0 कट 5 1 5 5 2 10, 11 1 11 2 2 2 कट 90% आया। ठीक है, चलो
22 का देखो, which of the following phenomenon is utilized in the construction of the mouthpiece of a telephone? Okay, mouthpiece of a telephone. तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद प्रेशर हम बोलते हैं, तो चेंजिंग रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, जो प्रेशर लगता है वो डायफ्राम रहता है ना उसके ऊपर, तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब ये एकदम लॉजिकल था ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो प्रेशर की वजह से रेजिस्टेंस वेरिएशन होता है, वो उधर माउथपीस में यूज होता है। टू सर्किट्स हैव कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M1 M2 दिया रहेगा। टू सर्किट्स हैव मतलब M दिया है। एवरेज EMF induced in the secondary by a change of current from 0 to so and so is so and so second, the primary will be how much? अच्छा, तुम्हें 23rd में प्राइमरी का ये वोल्टेज निकालना है। सो एक ही फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी। E इक्वल्स टू एम डी आई पी बाई डी टी, भाई जो भी तुम्हें बोलना हो। तो ये कितना है 0.09 इनटू करंट कितना है 20, और ये कितना है 0 पॉइंट कितना 0 भाई, एक सेकेंड। 23rd में चेंज इन टाइम कितना है 0.006। ठीक है, तो कर दो इसको सॉल्व। दैट्स इट, ये सॉल्व कर दो, तुम्हारा काम हो गया। सो ये हो जाएगा, चाहिए तो सॉल्व कर सकते हो ऐसे। 9 into 2/6, तो ये 0 0 10⁻⁻1 आ जाएगा, और 1 2 1 2 3 10⁻³ ऊपर जाएगा +3, तो 2 आ जाएगा। 2 1 2 2 3 6 3 9, सो इंटू 10⁻² आ जाएगा। सो ये आ गया 300 वोल्ट। ठीक है, 24th 24th जाने दो, क्या यूज कर रहे हैं? The particle accelerator that uses the phenomenon of electromagnetic induction, बीटाट्रॉन है। आंसर बीटाट्रॉन है, लेकिन वो क्या होता है वो अलग ही है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जाने दो। 24th वाला जाने दो, 25th वाला पूछ लो, देख लो। एट अ प्लेस द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दिया है तुम्हें। A metallic rod AB of length 2 meter placed in east-west direction having the end A towards east falls vertically downwards with constant velocity of 50 meter per second. हाँ श्वेत, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। Which end of the rod becomes positively charged and what is the value of the induced potential difference between the two ends? So in short तुम्हें इसके अंदर दो चीजें निकालनी है। ठीक है, एक तो which end वाला पार्ट पूछ लिया, और दूसरा पूछ लिया induced potential difference पूछ लिया। सो वो तो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा, BLV कर दो। ठीक है, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सो एंड ए हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज BLV। तो B कितना है तुम्हारा 3 × 10⁻⁻5 × 2 × 50 है ना, इतना ही हो रहा है ना, कुछ मिस आउट नहीं किया ना। तो 100 हो जाएगा, सो 3 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा 25th, ऑप्शन बी। देख लो, इधर तक सबको 25 क्वेश्चन हो गए, इधर तक सबको फंडे क्लियर हुए, कोई है जो अटक गया? हम्म, देख लो पूरा, इधर तक क्वेश्चंस क्लियर, लिख के हुआ सबका।
ये डन सबका? Did you get it? सिंपल लॉजिक था ये, देख लो ये पूरा देख लो। एक सेकेंड ना, ये बंद हो गया। देखो अभी इधर से दूसरे क्वेश्चन देखो, तुम्हारे एसी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जैसे। एक काम करो, 25th 26 से लेके 30th तक सॉल्व करो ना, 26 से 30 ट्राई सॉल्विंग, 26 to 30 करो फटाक से। हाँ चलो, आया क्या 26 वाला? 26 वाला क्या बोल रहा है? रेजिस्टर 30 ओम, इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 10 ओम, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज।
ऑफ अ एसी वोल्टेज सोर्स, ई का वैल्यू तुम्हें दिया है 2 into 10 रूट 300√2 sin omega t. द करंट इन द सर्किट विल बी हाउ मच? चलो तुम्हें ढूंढना है करंट, ई का वैल्यू दिया है, तुम्हें सबको पता है I will be E upon Z और Z is nothing but equals to E upon I होता है, राइट? तो EO तुम्हारा कितना है? तुम्हारा 300√2, राइट? तो इधर डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो या फिर ऐसे लिख दो I is nothing but E upon Z, ये है तुम्हारा 300√2, द होल अपॉन कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर, बराबर? Z क्या हो जाएगा? R स्क्वायर, लिखो फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, बराबर? ऐसा करके हो जाएगा। सो आई कितना हो जाएगा तुम्हारा? 300√2 द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ चलो करते हैं 30 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा नीचे 10, ये तो जीरो ही हो जाएगा, एक्सेल और एक्सी है ना, ये 10 माइनस 10 हो जाएगा तो जीरो ही हो गया। सो आई कितना हो गया? 300√2 अपॉन 30, सो 10√2 आ गया। क्या हो गया गौरव को? 10√2 आ रहे सबको, बराबर? तो 10√2 आया, लेकिन ये आई ओ मिला तुम्हें बाय द वे, ये आई ओ है और ये ई ओ होता है, बराबर? तो आई ओ मिला तो आई आर एम एस निकालना पड़ेगा ना। सो आई ओ अपॉन √2, सो 10√2 अपॉन √2 विच इज नथिंग बट 10 एम्पियर। 10 एम्पियर आ रहा है, बराबर? चलो नेक्स्ट करो। क्या बोल रहा है सेकेंड वाला? 27th वाला, the natural frequency omega naught of the oscillation of the LC circuit is given by 1/2 pi root of LC, ऑप्शन ए, राइट? टेंशन ही नहीं था इसमें तो कुछ भी, ठीक है? चलो नेक्स्ट वाला करो। 27th, the natural frequency 28th, an AC source of angular frequency omega बोला है is fed across a resistor R and a capacitor C in series. The current registered is I. If the frequency of the source is changed to omega by 3, ठीक है, अभी frequency बदल दिया, voltage same है, the current in the circuit is found to be half. तो calculate the ratio of the reactance to the resistance. मतलब reactance मतलब क्या होता है? किसका reactance बाय द वे? कैपेसिटर है तो XC, तो XC अपॉन R तुम्हें ढूंढना है एट द ओरिजिनल। XC अपॉन R का तुम्हें रेशियो तुम्हें ढूंढना है, तो XC अपॉन R का रेशियो कैसे निकालोगे? तो चलो करते हैं, XC अपॉन R तुम्हें ढूंढना है, और क्या कैसे निकालोगे पर XC अपॉन R? तो हमारे पास क्या है, एक दो कंडीशन दिया है। पहला तो तुम्हें ये एक दिया है कि भाई तुम्हारा IRMS एक निकाला, और दूसरे बार IRMS तुम्हारा आधा हो गया जब भी ओमेगा का वैल्यू ओमेगा बाय 3 किया है। तो चलो फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, करना पड़ेगा ना मेहनत थोड़ा, है ना? 26, 27 हो गया, 28 है, बड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो चलो थोड़ा करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो IRMS, I is V upon Z, तो इधर आ जाएगा IRMS नथिंग बट V अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C द होल स्क्वायर, बराबर? और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, IRMS अपॉन 2 will be nothing but अंडर रूट ऑफ, ये भी RMS ही रहता है, VRMS अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा बाय 3 C द होल स्क्वायर, बराबर ना? ऐसे हो जाएगा ना वो दूसरा वैल्यू चेंज। तो इस तरीके से कर दिया, तो 3 3 जा 9 करके तुम्हें अगर ऊपर लिखना है तो तुम ऊपर लिख सकते हो उसको। सो मतलब ये ऐसा कुछ दिख जाएगा, VRMS अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, राइट? अभी
इक्वेशन 1 आ गया तो मैं इक्वेशन 2 आ गया। अभी क्या कर सकते हैं अपन, रेशियो ले सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते अपन, है ना। एक रेशियो ले सकते हैं अपन। सो आई आर एम एस करके उतना कुछ रेशियो लेना पड़ेगा। तो चलो रेशियो लेते हैं। और क्या, उधर देखो, उधर अंडर रूट में है और स्क्वायर में है ना। तो स्क्वायर एंड अंडर रूट तो तुम्हारा इक्वल टू में आएगा ना। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं वैल्यूज इसमें, रीसब्स्टिट्यूशन में जा रहा है कुछ अगर रीसब्स्टिट्यूट करना हो तो दोनों इक्वेट हो रहा है ना। इक्वेट इक्वेट कर सकते हैं। तो देखो इसमें कैसा दिखेगा पता है, वी आर एम एस तो तुम्हारा जाता है बराबर, आई आर एम एस भी तुम्हारा चला जाएगा, राइट। तो इधर मतलब ऐसा कुछ दिखाई देगा, वी आर एम एस और वी आर एम एस दोनों इक्वल हो जाएगा, वी आर एम एस कट हो जाएगा। सो इन शॉर्ट तुम्हारा क्या बचेगा पता है, तुम्हारा बचेगा कुछ इस तरीके से। बिकॉज अगर ये रेशियो लिया ना तो आई आर एम एस 2 हो जाएगा। सो काट कुट करके 1 1 आई आर एम एस इक्वल कर देता है। सो ट्वाइस ऑफ वी आर एम एस अपॉन सो एंड सो आ जाएगा, और इधर भी ट्वाइस ऑफ सिंगल आ जाएगा, तो वी आर एम एस कट हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसा दिखाई देगा, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 9/2 इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस 9/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 r² + 4/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 4 है। कर दो इसको सॉल्व, कर दो इसको सॉल्व कर दो, देखो क्या आंसर आ रहा है। यही होगा अभी, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो 4 माइनस ये, उसको इधर लेके जाओ, इसको इस साइड लेके जाओ। सो 9 - 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5। तो 5/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - 1 3 r², बराबर। चलो अभी रेशियो जो बनाना था वो रेशियो बनाते हैं, ठीक है। जो रेशियो बनाना था ना, एक्स सी का रेशियो बनाना था। तो एक्स सी होता है तुम्हारा 1/ओमेगा सी, है ना। एक्स सी का मतलब क्या होता है तुम्हारा, एक्स सी होता है तुम्हारा 1/ओमेगा सी। सो इधर तुम्हारा आर स्क्वायर आ रहा है ना, तो इन शॉर्ट इसको पूरे को स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो 1/ओमेगा सी तुम्हें उधर एक्स सी डायरेक्टली मिल जाएगा। सो ये 1/ओमेगा सी, ये 1/ओमेगा सी, ये एक्स सी डायरेक्टली लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये √5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आर आर ना, तो ये आर हो जाएगा, √3 हो जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे तो, ठीक है। 1/ओमेगा सी एक्स सी होता है, तो एक्स सी अपॉन आर इज नथिंग बट √3/5 है क्या ऑप्शन में, है, राइट है ये 3/5। मेहनत की ना बहुत, है ना, थोड़ा काम करना पड़ा। हाँ रुको, देख लो। हाँ मतलब इजी था, ऐसा कुछ था नहीं। देखो मैंने सिर्फ आई आर एम एस को इक्वेट किया, ये दोनों आई आर एम एस को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 कर दिए बस, इतना ही मैंने किया है, नया कुछ नहीं किया है। हम्म। कितना बजा, 1:05 हो गया, माय गॉड। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा था, 28 था। 29 रीड करो, 29 वाला क्या बोल रहे हैं। चलो 29 वाला बोल रहे हैं, विद व्हेन अ डीसी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट is applied to a coil of self-inductance so and so Henry, a current 1 ampere flows through it, but replacing DC with AC of 200 volt, the current in the coil is reduced, current कम हो जा रहा है। the frequency, तुम्हें frequency निकालना है। चलो कैसे करोगे इसको सॉल्व, तो तुम्हारे पास फर्स्ट आर दिया है तुम्हें, कितना है तुम्हारे पास 200 वोल्ट, तो और करंट 1 एम्पियर, तो 200/1 कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। तो तुम्हें रेजिस्टेंस मिल गया उधर से, करंट कितना हो जाएगा,
करंट अगर तुम्हें निकालना है तो E अपॉन जेड करना पड़ेगा। तो E अपॉन जेड करोगे तो वो AC का तुम्हें जेड में इन दिस केस देयर इज इंडक्टर, राइट, तो XL ही सिर्फ आएगा। सो इन शॉर्ट तुम्हें XL को तुम लोग लिख सकते हो 2 पाई FL। तो उस तरीके से तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 पाई FL करके सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा मेहनत है। तो चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं अभी के वापस थोड़ा काम पे। चलो सो इधर मेरे पास क्या है, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। रेजिस्टेंस विल बी 200 अपॉन 1 विच इज 200 ओम। कौन सा कर रहा हूँ मैं, 29th, बराबर। 10-15 क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तुम्हें होमवर्क में, ठीक है। चलो दूसरा क्या है तुम्हारे पास, करंट निकाल सकते हो। आई विल बी नथिंग बट E अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, बराबर। तो इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। सो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 इक्वल्स टू 200 दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ ये आर कितना आ गया, ऊपर से आ गया तुम्हारा आर, है ना। तो या फिर उसको वैसे के वैसे छोड़ने तो वैसे के वैसे ही छोड़ दो, आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, राइट। इस तरीके से तुम लोग इसका वर्किंग कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चलो अभी उधर कितना है तुम्हारा, पूरे को अगर स्क्वायरिंग कर दिया तो 0.5 और मतलब 1/2 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा वो, है ना। 400 हो जाएगा 1/2 अगर ले लिया तो। सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 400 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर इक्वल्स टू 400, बराबर। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू 400, ऐसे करके तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगा। सो XC को अभी चलो स्क्वायरिंग कर लो तो आर स्क्वायर प्लस 2 पाई FL द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अभी इसके हिसाब से मुझे क्या पता चल गया कि नाउ आई कैन सॉल्व वेरी इजीली, बराबर, बिकॉज आर का वैल्यू 200 है मेरे पास और L का वैल्यू भी तुम्हें दिया हुआ है। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई F इंटू L का वैल्यू कितना दिया है, 2√3/पाई ना, 2√3/पाई द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर, ये आर का वैल्यू है 200 स्क्वायर, बराबर। तो 16,000 माइनस 2 2 4 4,000 नहीं, 16 नहीं, एक लाख 20,000 बचेगा ना, 1,20,000 बच जाएगा इसमें से। सो 120 123 बराबर इतना बच जाएगा। और इधर कितना बचेगा तुम्हारा, 2 2 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और F भी तुम्हारा स्क्वायर में आ जाएगा, ओके। और √3 का स्क्वायर तो √3 हो, हाँ तो ए देखो पाई पाई तो जान दो, नहीं उड़ गया, बराबर। 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। तो 16 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे करके सॉल्व कर दो इंटू F का स्क्वायर, 16 इंटू 3 इंटू F का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो ना एक बार। तो 4√3F इक्वल्स टू 1 2 3 4, बराबर ना। तो 1 2 3 4 तो 12, तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 इंटू 10 रेज टू 1 2 3 4, ये 2 हो जाएगा, बराबर। तो 2 1 तो √3 कट हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो F कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 रेज टू 2 हो जाएगा, है ना। सो विच इज नथिंग बट F इज नथिंग बट 50 हर्ट्ज है ऑप्शन में, 50 हर्ट्ज है कि ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन 20 कौन सा क्या है ये, 29th। चलो इजी था ये 29th क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या है 30th क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ अ गुड चोक कॉइल। तो पावर फैक्टर cos 0 1 होता है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। पावर फैक्टर इन चोक कॉइल, ओके, कॉस आता है ना, कॉस पावर फैक्टर में, तो फिफ्थ तो तुम्हारा इसका 30th का नियरली 0 तुम लोग बोल सकते हो, ए आ जाएगा,
ठीक है। और क्या है 6, फिर वो नेक्स्ट वाला देखो 61 वाला देखो, द रेजिस्टर ऑफ आर इज 6 ओम, इंडक्टर 1 हेनरी, कैपेसिटेंस 1 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी। अच्छा, क्यू क्यू फैक्टर पता है क्या होता है तुम्हें सबको? पता है क्या होता है तुम्हारा क्यू फैक्टर? डू यू गाइस नो अबाउट इट? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है क्यू फैक्टर के बारे में? नहीं तो बता दो एक्चुअली। हाँ ठीक है, ठीक है, बताता हूँ। क्यू फैक्टर होता है 1/r√LC, L/C। हाँ हाँ, 1/r, क्यू फैक्टर होता है 1/r√L/C। अभी सब कुछ वैल्यूज गिवन में दिया है, तुम्हें सिर्फ वैल्यूज पुट अप करना है फॉर्मूला में, तुम्हारा काम हो गया। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज डाल दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट वाला देखो। Power dissipated in an LCR series circuit is connected to an AC source of EMF E will be how much? तो P पावर फैक्टर क्या होता है? ERMS into IRMS cos phi, बराबर। तो ये तुम्हारा AC सोर्स है, तो I को तुम लोग R/Z लिख सकते हो, R/Z। तो R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C द होल स्क्वायर करके आ जाएगा। ओके, सो इसका देखो ना, वो किधर आ रहा है वो ऑप्शन 7th वाला देखो, ऑप्शन ए में ही वो आ रहा है और किधर भी नहीं आ रहा है। एकदम सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। देखो कौन सा है ये, 32, ये था 31। तो ये होता है तुम्हारा पावर इज नथिंग बट ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव। तो कॉस वो फुल ले लो, तो ये हो जाएगा ERMS इंटू आई को लिख दो। आई को क्या लिख देंगे हम लोग? आई को लिख दो R/Z। नहीं नहीं, गलत लिखा ना मैंने। हाँ ERMS, हाँ कॉस फाइव, ओके ठीक है। तो इसमें तुम्हें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। सो पावर इज ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव, बराबर। और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये दूसरा फॉर्मूला। तो कॉस के रिलेटेड भी तुमने, अगर तुम लोग रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा R/Z²। ठीक है, सो R/Z² आ गया है तुम्हारा इधर नीचे। सो अभी इसको रिप्लेस करते जाओ, हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो इधर पावर फैक्टर आ जाएगा ERMS इंटू R द होल अपॉन Z² है, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट चला जाएगा, सो R² प्लस XL माइनस 1/ओमेगा L, ओमेगा L ना, हाँ ओमेगा L, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पूरा वर्किंग तुम्हें मिल गया। ओके, तो यू आर डन विद इट। फिर नेक्स्ट वाला देख लो, नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन एकदम इजी है। और कौन सा क्या है ये, 32, 33 वाला भी इजी है, कर दो मेरे साथ ही। 33 वाले में क्या है, वर्चुअल करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 50 हर्ट्ज flows in an AC circuit containing a coil. The power consumed in the coil is 240 volt. The virtual voltage across the coil is 100 volt. Then its inductance will be how much? So देखो इसके अंदर इंडक्टेंस तुम्हें निकालना है, तो किस तरीके से करोगे? पावर इज समथिंग बट इक्वल्स टू I²R, बराबर। समझ में आया? पावर क्या होता है तुम्हारा? I²R। तो I²R तुम लोग इधर इसके अंदर रिप्लेसमेंट करना है तो कर दो, हो गया तुम्हारा काम, ज्यादा कुछ करना नहीं है। I²R कर दो, सो R क्या हो जाएगा? R विल बी नथिंग बट P/I², बराबर, ऐसा है ना। और ये कितना है तुम्हारा? 240/16, ठीक है। तो 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 8 2 4 8, 2 6 12, 4 1 4, 4 5 15 आ गया। 15 ओम, 15 ओम आ गया। चलो अभी तुम्हें क्या निकालना है? मेन तो तुम्हें L निकालना है, राइट। तो चलो Z का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, V/I, राइट। तो V/I कर दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100/4 विच इज 25 ओम।
Az का वैल्यू मिल गया। चलो अभी एक्सएल का फॉर्मूला क्या है? एक्सएल इज समथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ना। तो जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर माइनस एक्सएल स्क्वायर, ऐसे ही करके अपन इसको सॉल्व करते हैं ना यार। तो वही अपन ने कर दिया इधर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो एक्स एल मुझे कितना मिल रहा है, एक्स एल मुझे मिल रहा है 200 ओम, ठीक है। हो गया तुम्हारा काम, ये एक्स एल मिल गया। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स एल इज नथिंग बट 2 पाई एफ एल, ठीक है। सो एल कितना हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई एफ एल कर दिया तो। सो दिस विल बी नथिंग बट 20 अपॉन 2 पाई इंटू 50, ठीक है। तो कर दो, ये 0 0 कट, 2 2 कट, 1 अपॉन 5 पाई, 5 3 जा 15, मतलब 1 अपॉन 18, मतलब हाँ है ना ऑप्शन में 1 अपॉन 5 पाई है, 1 अपॉन 5 पाई हर्ट्स, ठीक है। हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। वो 34 वाला देखो, 34 वाला देखो। A lamp consumes only 50% of the peak power in an AC circuit. What is the phase difference between the applied voltage and the circuit current? चलो phase difference applied voltage and the circuit current तुम्हें बोला है, तो इसको आता है सॉल्व करना, पता है इसका फॉर्मूला। तो तुम्हें कितना अप्लाई हो रहा है, 50%, पावर तुम्हारा 50% ही हो रहा है, तो कॉस लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। So a lamp consumes 50% power peak of an AC circuit. What is the phase difference between, मतलब cos phi तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो cos phi कैसे निकालोगे, करना पड़ेगा। So lamp consumes 50% ना, तो इन शॉर्ट तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। पीक पावर भी बोला है और वो 50% करता है, और फेज डिफरेंस निकालना है, तो तुम्हें आइडियल के साथ कंपेयर किया बिना ये मिलेगा नहीं। तो चलो इधर तुम लोग पावर क्या कर सकते हो, इट हैज बीन यूज्ड 50%, राइट, ऑफ VO cos phi, बराबर 50% ही यूज हुआ है, बराबर। सो V इंटू आई को मैं क्या बोल सकता हूँ, पावर विल बी नथिंग बट हाफ पीक वैल्यू, पावर और ड्यू टू पीक वैल्यू, बराबर। पावर ड्यू टू पीक वैल्यू इधर आ गया, इंटू cos phi आ जाएगा, इंटू cos phi, बराबर। सो हाफ इंटू पीक वैल्यू इक्वल्स टू cos phi, तो एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू योर पीक वैल्यू ना, ये पीक वैल्यू दिया तो था पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू इधर निकालना था, ओके। सो अभी हाफ ऑफ पीक, देखो इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसने क्या बोला है कि पीक वैल्यू का आधा है, ठीक है। सो गिवन कंडीशन क्या है, हाफ ऑफ पीक वैल्यू, पावर ड्यू टू पीक वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू पावर ड्यू टू पीक वैल्यू एंड इनटू cos phi, बराबर। तो ऐसे करके आ जाएगा, सो पीक भी ये कट हो जाएगा, सो cos phi is nothing but 1/2, सो phi is nothing but 60 डिग्री। तो फेज चेंज ऑफ 60 डिग्री और π/3, जो भी तुम्हें बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम्म। ये ऐसे ही सारे क्वेश्चंस है, थोड़ा 10-15 क्वेश्चंस घर पे तुम्हें ट्राई तो करना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A vertical ring of radius r and resistance r, capital R, falls vertically. It is in contact with two vertical rails which are joined on the top of the figure. ठीक है। The rails are without friction and resistance are horizontal. Uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the ring and the rails. Rails, when the speed of the ring is B, the current in the section PQ will be how much? तो तुम्हें करंट निकालना है। सो करंट कैसे निकालोगे, तो रिंग तुम्हारा चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर है, रिंग को डायमीटर लिखना है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ईएमएफ कितना हो जाएगा, BLV हो जाएगा, BLV। तो BLV मतलब क्या, वो क्या बोल रहा है, वो टोटल वो जो है वो तुम्हारा ट्वाइस ऑफ आर, मतलब वो हो जाएगा तुम्हारा डायमीटर लेंथ BLV के जगह पे।
और जो भी तुम्हारा नया रेजिस्टेंस आ रहा है हाफ रिंग का, वो कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, बराबर। R इज रेजिस्टेंस, ओके। और इसके अंदर क्या है तुम्हारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना पड़ेगा, मतलब एक हाफ का तुम्हारा R/2 आ रहा है तो दो हाफ का कितना हो जाएगा, उस तरीके से तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के बाद हमें करंट निकालना पड़ेगा। सो करंट कितना हो जाएगा, I is nothing but E upon R. So BLV, B 2 pi R into V the whole upon R. R is nothing but your equivalent resistance. So equivalent resistance कितना आ रहा है तुम्हारा, R/4 आ जाएगा। तो उस तरीके से तुम्हें पूरा वर्किंग करके इसको करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 35th में E is nothing but BLV, so B into 2R into V, ठीक है, वही दिया है वो लोग ने। और इधर क्या बोला है तुम्हें, इधर और क्या करना है तुम्हें, रेजिस्टेंस, अच्छा आधा आधा रिंग है, सो R इज समथिंग व्हाट योर R/2, एक हाफ रिंग का R/2 है, ओके। सो दो हाफ रिंग का कितना हो जाएगा, R/4, बराबर। तो उसका रेजिस्टेंस इस तरीके से, बिकॉज दे विल बी इन पैरेलल। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E/R, सो E इज नथिंग बट B into 2R into V the whole upon R/4। ध्यान रखना स्मॉल r क्या होता है, कैपिटल R क्या होता है। सो I कितना हो गया तुम्हारा, 8 BRV, 8 BRV स्मॉल r the whole upon R, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग इसका एक वर्किंग बना सकते हो, ओके। हेंस प्रूव्ड, फाइन। कुछ कुछ क्वेश्चन अभी तुम लोग भी घर पे थोड़ा अटेम्प्ट करो, थोड़ा कोशिश करो, देखो तुम्हें जम रहा है नहीं जम रहा है, किस तरीके से हो रहा है। थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो अटेम्प्ट फ्यू क्वेश्चंस, फिर अपन मिलते हैं, ठीक है। सो लेंथ द लेक्चर हियर टुडे, सी यू सून, मिलते हैं अगली बार, मिलते हैं, ठीक है। चलो विल एंड इट हियर। यस यस, हाँ हाँ चलो, या बाय।